हेलो नमस्ते, मेरा नाम श्याम त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 15वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है अर्थ मूवमेंट। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी में कौन कौन प्रकार की गतियाँ पृथ्वी करती है और उन गतियों से कौन कौन से बल उत्पन्न होते हैं, फोर्सेस, और वो जो बल हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी की क्रस्ट को प्रभावित करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ज्वालामुखी, वॉल्केनोज, और अर्थक्वेक, भूकंप को पढ़ चुके हैं, सुनामी पढ़ चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ चुके हैं, है ना, आइसोस्टेसी पढ़ चुके हैं। तो वो सारे कुछ ना कुछ बल के द्वारा ही उनमें जो है गतियाँ होती हैं। तो ये जो अर्थ मूवमेंट जो टॉपिक है, ये उन्हीं के विषय में जो है ये आपके सामने कुछ एक मेंटल मैप प्रस्तुत करेगा, कौन कौन से बल हैं। और इसका जो चार्ट है, ये आप में इस वीडियो में जो चार्ट्स शो किए गए हैं और डायग्राम्स, इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, कौन कौन से बल हैं जो पृथ्वी की क्रस्ट को प्रभावित करते हैं। 3 किस्म के बलों का डिवीज़न है, एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स, जियोलॉजिकल फोर्स और जोग्राफिकल फोर्स। ठीक है ना, 3 प्रकार के बलों का जो है डिवीज़न किया गया है, 3 टाइप के बलों में बांटा गया है। पृथ्वी सबसे पहली जो चीज़ है वो एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स है। एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है लगातार सूरज के चारों ओर घूमती है और वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है ना। जब वो एक्सिस के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, सुबह और शाम, दिन और रात घटते हैं, दिन और रात घटते हैं और अलग अलग टाइप का जो इंसोलेशन मिलता है पृथ्वी को। और जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन होता है, जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसमें क्या होता है कि मौसम बदलते हैं। तो इन घटनाओं के द्वारा क्या होता है, हवा, पानी, जलवायु जो कटिबंध है उनका निर्माण होता है। पृथ्वी झुकी हुई भी है, उससे क्या होता है कि अलग अलग किस्म की जलवायु पैदा होती है अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं ठंडी होती है, कहीं शुष्क होती है, तो कहीं रेगिस्तान बन जाता है, कहीं पे जो है आर्द्र इलाका, गीला क्षेत्र बन जाता है ना। तो उस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग कुछ जगहों पे नदियाँ बहती हैं, कुछ जगहों पे हवाएं तेज चलती हैं। तो हवाएं और नदियाँ, पानी, ये सब क्या है, मिट्टी को बहा के ले जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स जो होता है वो पृथ्वी के क्रस्ट को प्रभावित करता है इस तरह से। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स हो जाता है, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं इसका विधिवत तरीके से। तो हम लोग जो चूँकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है खगोल विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस इसको हम लोग आइडेंटिटी के रूप में जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस होते हैं। दूसरे होते हैं जियोलॉजिकल फोर्स। अब आता है जियोलॉजिकल फोर्स क्या होता है। जियोलॉजिकल फोर्स का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बल। कौन कौन से बल होंगे। एक तो जब पृथ्वी की जो क्रस्ट है, 3 भागों में डिवाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्या है, क्रस्ट का घनत्व अलग है, मेंटल का घनत्व अलग है, कोर का घनत्व अलग है। तीनों का जो मूवमेंट की, घूमने की गति है, वो भी अलग अलग है, क्योंकि उनके अक्ष के बीच की दूरी जो है, मतलब उनकी मोटाई में अंतर है और उनके घनत्व में अंतर है। तो जब उनके मूवमेंट, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, ऐसे ही अंदर मेंटल भी घूमता है और उसके अंदर कोर भी घूमता है। क्रस्ट ज़्यादा तेज़ी से घूमती है, उससे धीरे मेंटल घूमता है और उससे धीरे घूमता है कोर। तो क्या है कि जो इनके डिफरेंशियल मूवमेंट होता है, जो क्रस्ट मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत और उसके नीचे की परत मेंटल का, जब इनका डिफरेंशियल मूवमेंट होता है तो क्या होता है, डिफरेंशियल मूवमेंट होने से पृथ्वी के अंदर जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न होती है, जहाँ पे चट्टानें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा लूज फॉर्म में आ जाती हैं, जिसे हम लोग एस्थोनोस्फीयर बोलते हैं। और इसके द्वारा टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। हम लोगों ने पढ़ा, एस्थोनोस्फीयर के ऊपर 100 किलोमीटर की मोटी परत है। हम लोगों ने ये नहीं जाना था कि एस्थोनोस्फीयर बनता कैसे है। असल में क्या, एस्थोनोस्फीयर और क्रस्ट जो ऊपरी जो है मेंटल का क्षेत्र है, और क्रस्ट और मेंटल का संक्रमण क्षेत्र आप बोल सकते हैं। तो क्या है कि क्रस्ट, जब चूँकि मेंटल और क्रस्ट का मूवमेंट अलग अलग है, जब मूवमेंट अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है, 2 अगर गोले अलग अलग स्पीड में घूमेंगे तो उनके बीच में घर्षण उत्पन्न होगा। जब घर्षण उत्पन्न होगा तो गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने से चट्टानें पिघलेंगी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा, उत्पन्न होगी। और उत्पन्न होने से क्या होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। हम लोग ये दोनों चीज़ों को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आता है एक मूवमेंट होता है मेंटल और कोर के बीच में, जो कि मेंटल और धीरे, कोर और स्लोली गति से जो है मूव कर रहा है, घूम रहा है अपने अक्ष के परिता। तो क्या होगा कि जब उनमें जो डिफरेंशियल एनर्जी पैदा होती है तो वो होती है जियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और जो जियोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो ग्रेविटी प्रदान करती है पृथ्वी को, और पृथ्वी का चुंबकत्व जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो प्रदान करती है, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हम लोगों ने पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ा है और पोलर वांडर।
तो हम लोग ये दोनों चीज़ों को समझते हैं। बस इन दोनों का जो है हम लोग इतना ही प्रयोग करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जियोलॉजी का विषय है, हम लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं। तो क्या है कि जियोलॉजिकल फोर्सेस और एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स, इन दोनों को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफिकल फोर्स, क्योंकि हम लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं। तो हम लोग अब जानते हैं ज्योग्राफिकल फोर्स क्या क्या होता है। ज्योग्राफिकल फोर्स दो भागों में विभाजित किया गया है, इंडोजेनिक और टेक्टोनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक मतलब होता है आंतरिक, अंदर से आने वाले जो बल हैं पृथ्वी के अंदर से, वो होते हैं इंडोजेनिक फोर्स। कैसे आते हैं हमें पता है, जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू आते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे टेक्टोनिक फोर्स भी बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स कैसे आते हैं? ये बनते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स से और सूरज से। सूरज की ऊष्मा, पृथ्वी का घूर्णन, इनके द्वारा एक्सोजेनिक फोर्स उत्पन्न होते हैं, है ना। सिंपल सी चीज़ें समझना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ये एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक के बारे में, ठीक है ना, जो है बहिर्जात बल और अंतर्जात बल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ये है ज्योग्राफिकल फोर्स का ये बना है चार्ट। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ज्योग्राफिकल फोर्स है, ये दो टाइप का हम लोग जान चुके हैं, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, डायस्ट्रॉफिक, ठीक है, और सडन एंडोजेनिक। डायस्ट्रॉफिक मतलब होता है पटल विरूपणनी, जो ज़मीन है, क्रस्ट है, उसमें बदलाव लाए, एक बहुत बड़े हिस्से में बदलाव लाए, उसको बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक, ठीक है। और सडन एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं वो फोर्स होते हैं जो अचानक से पृथ्वी की पटल को प्रभावित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे भूकंप और ज्वालामुखी। इसके अलावा सुनामी भी होता है, जो मैंने लिखा नहीं है। लैंडस्लाइड, एवलांच आते हैं, वो भी मैंने नहीं लिखे हैं, उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे मास वेस्टिंग में। तो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो होते हैं, ये सडन मतलब अचानक से पूरी पटल को परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं सडन एंडोजेनिक। और जो डायस्ट्रॉफिक होते हैं, पटल विरूपणनी, वो एक स्लो, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उन्हें पृथ्वी की सतह को प्रभावित करते हैं, जिनमें सालों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये डायस्ट्रॉफिक जो फोर्स होते हैं, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एपिरोजेनिक, ठीक है ना, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं महादेश जनक, और जो ओरोजेनिक होता है उसको बोलते हैं ये पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। तो एपिरोजेनिक जो होते हैं वो महादेश जनक मतलब होते हैं ये पर्वतों, उसका कॉन्टिनेंट्स का मतलब महाद्वीपों का, और समुद्र के जो बेसिन हैं उनमें उनका जो है विकास करते हैं। इनके द्वारा महाद्वीपों का विकास होता है, इन बलों के द्वारा। और ओरोजेनिक जो बल होते हैं उनके द्वारा पर्वतों का विकास होता है। अब आता है एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपवार्ड जिसे इमर्जेंस बोलते हैं, डाउनवार्ड जिसे इसे बोलते हैं सबमर्जेंस। अब आता है अपवार्ड और डाउनवार्ड क्या होता है। डाउनवार्ड क्या होता है, ये असल में हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? आइसोस्टेसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने एक जो है डायग्राम में एक जाना था, एक फोटो में, कि जब अपर्दन होता है पहाड़ का, चूँकि पहाड़ और जो है ज़मीन, समुद्र का बेसिन, इन दोनों का घनत्व में अंतर होता है। पहाड़ का कम होता है और समुद्र का ज़्यादा होता है, मतलब उसकी सतह का, ज़मीन की सतह का। इसलिए अलग अलग चट्टानों घनत्व होने की वजह से उनका द्रव्यमान में अलग अलग अंतर होता है। तो द्रव्यमान को बराबर करने के चक्कर में, एक आइसोस्टेसिस को लाने के चक्कर में पर्वत ऊँचा होता चला जाता है, और जो बगल का समुद्र होता है वो नीचे धंसता चला जाता है, क्योंकि वजन को तो बराबर रखना है भाई। जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा वो कम जगह घेरेगा, जिसका घनत्व तो कम होगा वो ज़्यादा जगह घेरेगा। इसी कॉन्सेप्ट से पर्वत और मैदान बन गया है, पर्वत और ये समुद्र के बेसिन। तो अब मर्जेंस जो होता है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने जाना था कि जब अपर्दन होगा, तो अपर्दन होने से क्या होगा कि समुद्र की सतह पर नदियाँ ले जाएंगी मलबा बहा के, जैसे गंगा ले जाती है, बंगाली खाड़ी में उतारती है। तो क्या होगा, बंगाली खाड़ी में मलबा भरेगा, तो और जो है, तो क्या मलबा भरने से क्या होगा, मलबा भरने से ये होगा कि जो हिमालय पर्वत है उसका वजन थोड़ा सा घटेगा, क्योंकि उसका मलबा तो समुद्र में चला गया, बंगाली खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी का वजन बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि बंगाली खाड़ी के नीचे से एक मूवमेंट शुरू होगा, जो उल्टी दिशा में शुरू होगा। किस दिशा में? बंगाली खाड़ी से नीचे जो घूमेगा, जो मलबा है वो नीचे धसेगा, और घूम घूम के फिर से हिमालय की तरफ बढ़ेगा ज़मीन के नीचे से, और हिमालय और ऊपर उठता चला जाएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था जियोसिंक्लाइन में। तो इसको बोलते हैं इमर्जेंस, अपवार्ड मूवमेंट। बहुत बड़े हिस्से में होता है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स या देशों का निर्माण होता है इससे। और डाउनवार्ड मूवमेंट
जो होता है पृथ्वी के नीचे मतलब नीचे जाना, डाउनवर्ड मूवमेंट तो हम लोग समझ ही गए। जब समुद्र की सतह नीचे जाएगी तभी तो वो बगल में जब मूवमेंट करेगा उसके जो है नीचे वाले अवसाद पहाड़ की तरफ, तो इमरजेंस होगा। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये हो गया जो है पिरोजेनिक, 2 भागों में डिवाइड। अब आता है ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक को समझने की कोशिश करते हैं। ओरोजेनिक फोर्स असल में 2 भागों में डिवाइड है, टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है ना। टेंशन मतलब होता है तनाव, और कंप्रेशन मतलब होता है दबाव या फिर सिकुड़ना, है ना, प्रेशर पड़ना। तो दबाव और तनाव 2 प्रकार के बल होते हैं जो पर्वत को निर्माण करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक में कि 3 टाइप के मार्जिन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्शनल मार्जिन, जहाँ पे 2 अलग अलग प्लेटें आपस में जुड़ जाती हैं, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, जिसमें 2 प्लेट आपस में टकराती हैं, और एक होता है कंजर्वेटिव, जो ना तो टकराती हैं ना ही उससे दूर जाती हैं, बस आपस में रगड़ती हैं। तो इसी से टेंशन और जो है कंप्रेशन की उत्पत्ति होती है। टेंशन मतलब होता है तनाव की, और कंप्रेशन मतलब दबाव की। जब 2 प्लेट आपस में, जब 2 चट्टानें आपस में जुड़ जाएंगी तो जाहिर सी बात उनमें तनाव होगा। जब तनाव होगा तो उसमें क्या पड़ेगा, क्रैक, है ना। तो क्रैकिंग हो जाएगी, जिसको बोलते हैं क्रैकिंग। टेंशन का जो हिस्सा बन गया वो क्रैकिंग हो गया। और अगर 2 चट्टानें आपस में रगड़ रही हैं, ऊपर या नीचे मूवमेंट कर रही है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जिसको डेक्स्ट्रल मूवमेंट बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जिसे सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं, या तो अगर इस प्रकार से रगड़ रही चट्टानें तो क्या बनेगा, फॉल्टिंग होने लगेगी, है ना। तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेटिव प्लेट से। और जो कंप्रेशन होता है दबाव। जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगी या 2 चट्टानें आपस की ओर बढ़ेंगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उनकी जो सेडिमेंट्स होंगे या चट्टानें होंगी वो फोल्ड हो जाएंगी। उनमें क्या बन जाएगा, वलन बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे वलन बन जाएगा। जब दो प्लेट्स आपस में, 2 चट्टानें आपस में जब दबाव डालेंगी तो बीच में जो चीज़ होगी वो वलन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप लोग ये जानते हैं कि सपोज एक रस्सी भी लेंगे अगर, तो रस्सी को दोनों हिस्से अगर हम लोग आपस में करीब लाएंगे तो जाहिर सी बात उसमें सांप जैसी आकृति बन जाएगी, फोल्ड बन जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं वलन या फोल्ड। अगला वीडियो हम लोगों का वलन पे ही है, पूरा वलन टॉपिक को खत्म करना है। अब वलन भी 2 टाइप, जो कंप्रेशन भी होता है वो 2 टाइप का होता है। कैसे, एक होता है वार्पिंग और दूसरा होता है फोल्डिंग। वार्प मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ज़मीन, सपोज एक प्लेन है ना। अब क्या हुआ कि कोई प्रेशर पड़ा, कोई फोर्स पड़ा, मतलब 2 चट्टानें आपस में करीब आ रही हैं, और जो ये फोल्ड ऐसे था, सपोज ये चट्टान एक सीधी गई थी, उस पर क्या हुआ, एक कर्व बन गया, नीचे की तरफ दब गई और ऐसे हो गया। बहुत बड़े हिस्से में, जहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में एक फोल्ड बन जाता है, या जहाँ बहुत बड़े हिस्से में जब एक सिंक लाइन बन जाती है तो उसे वार्पिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और या तो वार्पिंग नीचे की तरफ होगी, या तो ऐसे चट्टान मुड़ जाएगी बहुत बड़े हिस्से में, या चट्टान ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। तो जब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी तब उसे बोलेंगे अप वार्पिंग, और जब नीचे की तरफ मुड़ जाएगी तो उसे बोलेंगे डाउन वार्पिंग। अब जो वार्पिंग होता है, इसको वार्प को बोलते हैं हिंदी में समवलन, और इसको बोलते हैं फोर्ड को वलन। अब फोर्ड क्या होता है, ये पूरा अपना टॉपिक है अगला, उस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो असल में एंडोजेनिक फोर्स में हम लोग करीब करीब सब कुछ पढ़ चुके हैं। बचा क्या है, फॉल्ट, है ना, क्रैक्स और फॉल्ट, और दूसरा क्या बचा है, फोर्ड। जब ये दोनों को पढ़ लेंगे तो हम लोग सारे जो है फोर्सेस को पढ़ लेंगे जो एंडोजेनिक हैं, है ना। और इस चार्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मुझे यही बताना था कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है फॉल्ट और फोल्ड। जैसे ये खत्म होगा हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस को खत्म कर लेंगे, फिर असली जियोमॉर्फोलॉजी शुरू होगी, जिसको एक्सोजेनिक फोर्सेस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो हम लोग पूरे अगले, चूँकि ये 50% कोर्स हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, इसके करीब करीब 40% और 60% जो बचेगा वो एक्सोजेनिक फोर्स है, जो रियल जियोमॉर्फोलॉजी है ना। अब आता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं कि सपोज पर्वत, पठार, मैदान सब बन गए। अब क्या होता है कि हवा, पानी, अब चूँकि पृथ्वी का एस्ट्रोनॉमिकल फोर्स है, लगातार पृथ्वी घूम रही है, रिवोल्यूशन करती है, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती है, दाब कटिबंधों का निर्माण होता है, पवन के, हवा के, जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ये जलवायु कटिबंधों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वो पवन के द्वारा ही, जिसे हम लोग बोलते हैं उष्ण, आर्द्र, शुष्क क्षेत्र जो पैदा बनते हैं। तो उनसे क्या होता है, कहीं पे हवाएं चलने लगती हैं, जैसा मैंने बताया, जैसे थार रेगिस्तान जाएंगे कितनी गर्म लपट लू चलती है। ऐसे ही जो है अगर हम लोग बात करें हिमालय के क्षेत्र की या टुंड्रा के क्षेत्रों में की, तो वहाँ पे कितनी ठंडी बोरास हवा चलती है जिससे आदमी जम के मर जाए,
है ना। तो अलग अलग टाइप की हवाएं चलेंगी, अलग अलग टाइप का पानी। आप सपोज नदी देखिए, नदी कितना ज़्यादा अपरदन करती है, पहाड़ से कितना मलबा लेके आती है, अवसादों को जमा कर देती है समुद्र में जाके या कहीं पे भी जाके। तो क्या हुआ, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इन स्थलाकृतियों का अध्ययन ही हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स के रूप में करते हैं, जिसमें मास वेस्टिंग आ जाता है, डेनोडेशन आ जाता है, डेनोडेशन है ना। डेनोडेशन एकमात्र इसका जो है रूप है, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में अनाक्षादन। अनाक्षादन दो किस्म का अनाक्षादन दो शब्द से बना है, वेदरिंग और इरोजन। इरोजन मतलब होता है अपरदन, और वेदरिंग मतलब होता है हिंदी इसकी मेरे पास एक अचानक से मेरे दिमाग में आ नहीं रही है, आप इसे गूगल करके देख लीजिएगा। वेदरिंग का मतलब होता है जब चट्टान एक जगह ही टूट जाती हैं, है ना। और जब टूट जाती हैं चट्टानें, मौसम की वजह से भुरभुराहट आ जाती है चट्टानों में, तो चट्टानें क्या है, किसी जो है कारक के द्वारा, या तो हवा हो सकता है या पानी हो सकता है, बहा के ले जाई जाती हैं, और कहीं पे उनका डिपोजिशन या फिर परिवहन होकर कहीं पे उनका जो है जमा हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं उस पूरी क्रिया को इरोजन। जो ये पूरी क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेनोडेशन, है ना। तो ये होता है, ये पूरा प्रोसेस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों को अगले वीडियो में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग फोर्ड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फॉर्ड्स, और इसके बाद शुरू होगा खेल। कौन कौन सा, वेदरिंग, इरोजन, और इसके बाद जोलॉजिकल साइकिल और बाकी चीज़ें जो होती हैं, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी अगले वीडियो में जब फोर्ड पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे फोर्ड क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।